नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं 28 मार्च सुबह की ताज़ा छोटी बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। चलिए चलते हैं खबरों की ओर। लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने बयान जारी कर कहा है कि 2022 के चुनाव में जिले के विधायकों ने पिछले 5 साल में किया था, उसका खामियाजा भी उनको ही ढोना था। उनका आरोप भी हम पर था, लेकिन हमने विरोधियों की हवा निकाल दी। उन्होंने अपने गांव में होली मिलन समारोह में कहा कि हम जानते थे कि हम निर्दोष है। जी हाँ दोस्तों, आपको वही बता दें कि हाल ही में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एबीपी न्यूज के पत्रकार के साथ अभद्रता भी की थी। पत्रकार ने टेनी से लखीमपुर कांड को लेकर एसआईटी जांच में उनके बेटे का नाम आने पर सवाल पूछा था। सवाल सुनते ही मंत्री भड़क उठे और पत्रकार से अभद्रता करने लगे। शिवसेना के नेता संजय राउत ने कश्मीर को लेकर महबूबा मुफ्ती की ओर से दिए गए बयान पर बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और महबूबा मित्र रह चुके हैं, दोनों ने मिलकर सत्ता संभाली थी। ऐसे में महबूबा मुफ्ती ने जो भी कहा उसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। महबूबा मुफ्ती ने एक राजनीतिक पार्टी है जो शुरू से ही अलगाववादियों का समर्थन करती रही है, फिर भी बीजेपी ने उसके साथ गठबंधन कर सत्ता संभाली। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि संजय राउत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती और उनकी पार्टी पीडीपी को मजबूत करने का काम किया है, इसलिए इन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी ही पूरी तरह से जिम्मेदार है। बीजेपी ने उनके साथ सत्ता संभाल लिया है, बीजेपी के चलते ही उन्हें बोलने की ताकत मिली है। संजय राउत ने फिर से दोहराया है कि बेशक कश्मीर के मुद्दे पर बीजेपी के कुछ भी विचार हो, लेकिन शिवसेना हमेशा इसका विरोध करेगी। उन्होंने कहा है कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी बीजेपी की खास दोस्त रही है, यह जानते हुए भी कि महबूबा मुफ्ती हमेशा पाकिस्तान समर्थक रही है। बता दें कि पीडीपी के चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि कश्मीर एक विवाद है और यह विवाद बीते 70 साल से है। इस विवाद का तभी हल होगा जब पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर की जनता से बात होगी। इस बयान के बाद से ही विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। यूपी में एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी के एकमात्र उम्मीदवार शाह आलम जमाली, उनकी जमानत बची थी, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का साथ छोड़ दिया है। गुड्डू जमाली ने फिर से बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आजमगढ़ की मुबारकबाद सीट से शाह आलम ही एकमात्र उम्मीदवार थे जिन्होंने पार्टी की लाज बचाई थी। यूपी के 403 विधानसभा सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने 100 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे थे, सिर्फ गुड्डू जमाली ही अपनी जमानत बचा पाए थे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि गुड्डू जमाली चौथे नंबर पर रहे थे और उन्हें 36,419 वोट मिले। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अखिलेश ने परचम लहराया, जबकि बहुजन समाज पार्टी के दूसरे और बीजेपी को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। बता दें कि आजमगढ़ की सभी 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमाया है। गोरखपुर से वाराणसी के लिए आज से फ्लाइट सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर ट्वीट किया है। सीएम योगी ने कहा है कि आज बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर से बाबा विश्वनाथ की धरती वाराणसी के लिए नई उड़ान आरंभ हुई है। इस सेवा को शुरू करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी अब सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र से फ्लाइट के जरिए जुड़ गया है। अब इस रूट पर लोग आसानी से यात्रा कर सकेंगे। बता दें कि भारी संख्या में श्रद्धालु गोरखपुर से वाराणसी पहुंचते हैं, लेकिन अभी तक फ्लाइट न होने की वजह से उनका काफी वक्त ट्रेवल करने में बर्बाद हो जाता था। बता दें कि आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्पाइसजेट की गोरखपुर वाराणसी फ्लाइट का उद्घाटन किया। बता दें कि स्पाइसजेट की फ्लाइट SG 2949 ने वाराणसी से 8:52 में 20 यात्रियों को लेकर गोरखपुर के लिए उड़ान भरी।
विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत दोबारा सीएम की कुर्सी पर काबिज होंगे। वह सोमवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता भी मौजूद रहेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 3 बार से विधायक प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भाजपा यहां पर 20 सीटें जीतकर दोबारा सत्ता में आई है। माना जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में 10,000 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की संभावना है। यह दूसरी बार होगा जब गोवा के मुख्यमंत्री राजभवन परिसर के बाहर शपथ लेंगे। 2012 में मनोहर पर्रिकर ने पणजी के कैंपल मैदान में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, जब भाजपा सदन में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। देश में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी रविवार के आंकड़े के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना केवल 1421 मामले सामने आए हैं। वहीं इस दौरान 149 लोगों की मौत भी हुई और 1826 लोग डिस्चार्ज हुए। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 16,187 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। वहीं महामारी की शुरुआत से अब तक स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या 4.24 करोड़ हो गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 120 नए मामले सामने आए। इस दौरान 122 लोग स्वस्थ भी हुए और 0 मौतें दर्ज की गई। 13 जनवरी को 28,867 के रिकॉर्ड उच्च स्तर को छूने के बाद दिल्ली में दैनिक मामलों की संख्या में गिरावट आई है। इसी तरह की छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे अपने चैनल न्यूज़ 24 से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।